हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और चलिए शुरू करते हैं। वापस से एक नया चैप्टर लेकर आते हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में, इवन आप बोर्ड कहीं भी ले लीजिए, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमें एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। हर क्वेश्चन, हर वर्ड पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले ये क्या है, कौन सी ब्रांच है और किस चीज़ से डील करती है। सो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन बींग, है ना। मेनली बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग के लिए यूज़ की जा रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नए नए एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स के लिए नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ओके, so in this sense, making curd, bread, or wine, which are all microbe-mediated process, could also be thought as a form of biotechnology. However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a larger scale, है ना। भाई कहने को तो वो सब चीज़ें भी बायोटेक्नोलॉजी में आ सकती है, माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी हम इसके लिए और एक मतलब कन्फाइंड जाएँ या पर्टिकुलर जाएँ, तो जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो उसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो वाली चीज़ें रखते हैं। Now further, many other process techniques that are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization leading to a test tube baby, this is biotechnology. Synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are all part of biotechnology. मतलब कि molecular level पे जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, they all are done at the level of biotechnology. Okay. So, the European Federation of Biotechnology (EFB) has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follows. क्या है? The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues for product and services. ठीक है, कि इससे हम ऑर्गेनिजम्स, ये साइंस, सब कुछ को यूज़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बात करते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो मेन कोर टेक्निक दैट इनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। किस टेक्निक पे बेस्ड है? पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब क्या? इट इज़ अ टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल, यानी डीएनए और आरएनए में चेंज कर देना, to introduce these into host organism and thus change the phenotype of host organism. ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि मान लो एक होस्ट, क्या जिसके अंदर हम कुछ इंसर्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ दी होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें हम थोड़ा सा चेंज चाहते हैं, इसके फिनोटाइप में चेंज चाहते हैं। तो जैसा जिस फिनोटाइप का चेंज चाहते हैं उसके लिए जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल है, समझ रहे हो, जो भी फिनोटाइप हम चाहते हैं इसके अंदर आए, उसके लिए जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन को हम इसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं। तो क्या हुआ, हमने होस्ट के डीएनए में मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस कर दिए, ऑल्टर कर दिया। तो अब ये जो बन रहा है ये कैसा बन गया? जीएमओ, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे हमने इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए। अब ये क्या करेगा, जो पहले एक फिनोटाइप नहीं प्रोड्यूस कर रहा था या एक कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, अब ये वाला जीन इंसर्ट करने से वो वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करने लग जाएगा। मान लो ये प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब ये होस्ट भी एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लग जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल यानी माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस to enable growth of only the desired microbes or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnology product like antibiotic, vaccine, enzymes। क्या कहना चाह रहा है कि मान लो मुझे एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक चाहिए, तो मैंने उस एंटीबायोटिक का एक जीन किसके अंदर डाल दिया, एक होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। ओके, अब क्या हो सकता है, इस होस्ट सेल के अलावा कुछ ऐसी सेल भी होगी जिसके अंदर वो जीन ना जाए, या फिर कोई और ऐसा कंटामिनेशन होगा, वो भी साथ में ग्रो हो सकता है। तो कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना सो दैट सिर्फ होस्ट सेल ही ग्रो करेगी और उसको हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे। जितना ज़्यादा होस्ट सेल प्रोड्यूस होगी उतना ही ज़्यादा वो एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस होगा, और उसके बेस पे हम लार्ज स्केल में प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। समझ आई बात? नाउ
लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी किया कैसे जाता है, ये तो है कि हमने दो मेन टेक्निक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, किया कैसे जा रहा है। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, है ना, आपको पता ही है, इसमें वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है एंड होल पॉपुलेशन के लिए भी। Asexual reproduction preserve the genetic information while sexual reproduction permits variation. Asexual में जैसा है वैसा ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, कोई चेंजेस नहीं होते until unless कोई म्यूटेशन क्रिएट ना हो तभी कोई वेरिएशन क्रिएट होगा। बट सेक्सुअल में तो वो इंश्योर है कि वेरिएशन तो क्रिएट होगा। कभी भी एक बच्चा अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट नहीं दिखता है, उसके कॉम्बिनेशन में दिखता है, हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, राइट, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। So traditional hybridization procedure used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired gene। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि पहले जब जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जिसमें हमें चाहिए ना कि अब मान लो ये दो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म 1 ऑर्गेनिज्म 2। अब क्या है, ये जो एक पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट बनाता है, हम चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म 1 वो एक्स प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। तो ट्रेडिशनली कन्वेंशनल जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल या फिर क्या बोलते हैं ट्रेडिशनली क्या किया जाता था, इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म को लिया और फ्यूज़ करा दिया, और फ्यूज़न से जो ऑफस्प्रिंग बनी उसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब ये एक्स प्रोडक्ट भी बनाने लग जाएगा। ठीक है, बट मान के चलो ये हो सकता है वाई और एक Z प्रोडक्ट भी बनाता हूँ, जो Y और Z प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट, बट बिकॉज हमने पूरा ही जेनेटिक मटेरियल फ्यूज़ कर दिया, तो अब ये क्या है, Y और Z भी प्रोड्यूस करने लगेगा, विच वी डू नॉट नीड। ओके, सो ये बोल रहा है कि अनडिज़ायरेबल जीन है वो भी आ जाते हैं। तो फिर इसके लिए सोल्यूशन क्या निकला, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक engineering which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or set of desired gene without introducing undesirable gene into the target organism। है ना, कि हम क्या करेंगे, सिर्फ इस X को निकालेंगे, इस X को निकालेंगे और सिर्फ इसको ही डालेंगे, सिर्फ इसको ही डालेंगे। अब ये सिर्फ और सिर्फ X बनाएगा, Y या Z नहीं बनाएगा। दिस इज़ दी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम पहले उस जीन को आइसोलेट करेंगे और फिर उसको डाल देंगे ऑर्गेनिज्म 1 में, ताकि वो सिर्फ एक्स को प्रोड्यूस करे, बाकी प्रोड्यूस ना करे। समझ में आया? ओके, सो डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ DNA व्हाट इज समहाउ ट्रांसफर इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, हम कह तो रहे हैं कि कितना सिंपल है ना, इसके अंदर हमने कोई फॉरेन जीन को डाला और वो जीन अपना प्रोडक्ट बनाने शुरू कर देगा। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज क्या, ये जीन जैसे ही इसमें अंदर आएगा, ये होस्ट सेल क्या करेगा, ये होस्ट सेल इसको क्या कर देगा, डिग्रेड करेगा, क्योंकि फॉरेन है ना, फॉरेन पार्टिकल है, जल्दी अलाउ नहीं करेगा। एंड दूसरी चीज़, इसका रेप्लिकेशन भी नहीं करेगा, डिग्रेड भी करेगा, इवन इसका रेप्लिकेशन भी नहीं होने देगा। इतना इजी नहीं है ना, दो बाहर से कोई मटेरियल को होस्ट में डालकर उससे रेप्लिकेशन कराना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, सो आगे वही पढ़ते। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ DNA वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड, तो खुद से ये नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सेल उसको एंटरटेन नहीं करेगा। बट अब इसका सोल्यूशन क्या है, अगर हम इस जीन को किसी के साथ इंटीग्रेट करें, सो व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, इट मे मल्टीप्लाई and be inherited along with the host DNA। ठीक है, this is because the alien piece of DNA has become part of the chromosome which has the ability to replicate। In a chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication। अगर मैं इसको किसी के साथ मर्ज करा दूँ, एक और DNA के साथ मर्ज करा दूँ जिसमें मैं ये डाल दूँ, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे इसके पास क्या है, ORI है, और इस पूरे को मैं इस होस्ट सेल के अंदर डाल दूँ, तो
ये जो मेरा डीएनए है ब्लू वाला, है ना, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करने लगेगा खुद से। उसको होस्ट सेल की नीड नहीं है, समझ रही हो, उसको होस्ट सेल की नीड नहीं है, बिकॉज उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ओके, so which is responsible for initiating the replication. Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of a chromosome which has a specific sequence known as origin of sequence, है ना। ऐसी जगह में ये पार्ट होना चाहिए जहाँ पे ORI प्रेजेंट हो। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as cloning. इसी को ही हम क्लोनिंग बोलते हैं भाई, दो मटेरियल को मर्ज कर देना। ऑलरेडी कोई क्रोमोसोम है, उसके अंदर हमने अपना जीन, हमारा डीएनए जो है इंटरेस्ट का, वो डाल दिया। अब ऑलरेडी जो है ना क्रोमोसोम, उसके पास ORI है, जब वो रेप्लिकेट करेगा तो हमारा जो डीएनए है इंटरेस्ट का, वो भी रेप्लिकेट करने लगेगा, समझ रहे हो, है ना। और ये जो सर्कुलर डीएनए जिसके अंदर हम अपना ओरिजिन, हम अपना डीएनए डाल रहे हैं, कैसा है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, और इसके पास क्या है, अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड, समझे, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, जिसमें डीएनए को एक दूसरे डीएनए एक क्रोमोसोम मटेरियल के साथ मर्ज कराना, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। यहाँ तक समझ पाया। नाउ लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं। वाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि एक डीएनए यहाँ पर हम बाहर से लाए और एक ये ऑलरेडी सर्कुलर ये डीएनए ही है ना, इसके अंदर हमने इंसर्ट कराया, तो दो डीएनए को हमने रिकॉम्बाइन कराया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। The construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid, इसको ही हम प्लाज्मिड बोलते हैं, that is autonomously replicating circular extra chromosomal DNA of Salmonella typhimurium. Stanley Cohen and Herbert Boyer accomplished this in 1972. याद रखना किसने सबसे पहले RDNA टेक्नोलॉजी को बताया, स्टेनले कोहेन एंड रॉबर्ट बोयर। इसने क्या बताया, RDNA टेक्नोलॉजी, क्या बताया, RDNA टेक्नोलॉजी को बताया, ठीक है। क्या बोला, ओके, सो बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ DNA फ्रॉम अ प्लाज्मिड विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. The cutting of DNA at a specific location became possible with the discovery of so-called molecular scissors called restriction enzyme, ठीक है ना। तो क्या है इसमें, बोयर एंड कोहन, कोहन ने आरी का बारे में बताया, ठीक है, एक प्लाज्मिड को आइसोलेट किया और बोयर ने इसमें रिकॉम्बाइन करा के इस प्लाज्मिड में एक फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट करा देते हैं। अब दोनों ने हाथ मिला लिया और दोनों ने मिलके क्या दे दिया, RDNA टेक्नोलॉजी को बताया। सो द कट पीस ऑफ DNA वाज देन लिंक विद द प्लाज्मिड DNA. दीज प्लाज्मिड DNA एक्ट एज अ वैक्टर, ये वैक्टर का काम करते हैं, जो उस DNA को, जो हमारा इंटरेस्ट का DNA है, उस DNA को क्या है, उसको लेके जाएंगे होस्ट सेल तक, ठीक है ना, to transfer the piece of DNA attached to it. You probably know that mosquito act as an insect vector to transfer the malarial parasite into the human body. In the same way, a plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism. समझ में आया। तो यहाँ पे प्लाज्मिड जो है वैक्टर की तरह काम कर रहा है। जो हमारा एक DNA है इंटरेस्ट का, कौन है, इंटरेस्ट का DNA, जिसका मुझे प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे बनाना है, उस डीएनए को लेकर वो सेल के अंदर लेके जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा, सो दैट वो इंश्योर करे कि उसका रेप्लिकेशन हो, है ना। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वैक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम DNA लाइगेज, है ना। हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, DNA लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, तो क्या हुआ, ये मान लो प्लाज्मिड है, ओके, और ये मेरा DNA है ना, ये प्लाज्मिड है, हमने RE की हेल्प से क्या कराया,
आर ई की हेल्प से कट कराया, यहाँ कट कराया, इसको भी कट किया, दोनों को कट कराने के बाद अब इन दोनों को मर्ज कराया किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। और अब क्या हुआ, क्योंकि कट लगा तो अब डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इसमें मर्ज हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। सो इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइन देयर एंड। क्या बनाता है, सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, याद रखना कोई नया मॉलिक्यूल ऐड नहीं करता है, यहाँ पे क्या बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से उनको ज्वाइन कर देता है। Okay, this makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA. ठीक है, अब इसको हम rDNA बोलेंगे, recombinant DNA बोलेंगे। When this DNA is transferred into the Escherichia coli, generally जो host cell है वो generally हमारी क्या होती है, E. coli होता है, a bacterium closely related to Salmonella. It could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. ठीक है, ओके, बहुत सारी। क्या बोला, when this DNA is transferred into the E. coli of bacterium closely related to Salmonella typhimurium, क्योंकि हमने क्या किया, सेलमोनेला टाइफिम्यूरियम से ही एक जीन आइसोलेट किया है जो कोई एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, और तो वो सिमिलर है सेलमोनेला और ई कोलाई, तो वो ई कोलाई में भी ग्रो करने लग जाएगा जैसे कि सेलमोनेला में ग्रो कर रहा है। इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए। ई कोलाई का जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसे यूज़ करेगा और प्रोप्लाज्मिड ग्रो करने लगेगा और मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। The ability to multiply copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning. Cloning का मतलब क्या है, क्लोन बनाना, कॉपीज बनाना of antibiotic resistant gene in E. coli. ठीक है ना, तो क्लोनिंग का मतलब क्या, क्लोन बनाना, कॉपीज बनाना बहुत सारी। So you can hence infer that there are 3 basic steps in genetic modifying an organism. सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन, भाई कौन सा मुझे जीन चाहिए वो आइडेंटिफाई करना, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, उसको इंट्रोड्यूस कराना, एंड देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, मतलब कि उसकी कॉपीज जनरेट करवाना। समझे? ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आइडिया होता है किसी भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए अब बात करते हैं इस आरडीएनए को कंप्लीट करने के लिए, इसको करने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो लेट्स टेक अ फर्स्ट टूल विच इज़ व्हाट, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इन द ईयर 1963 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. Actually क्या हुआ, ये पाया गया कि जो E. coli है ना, E. coli पे ये देखा, क्या देखा कि E. coli पे जब एक बैक्टीरियोफाज को हम क्या बोलते हैं, वायरस, इस पर अटैक कर रहा था, तो ये वायरस इस पर अटैक नहीं कर पा रहा था, E. coli इसे डिस्ट्रॉय कर पा रहा था। तो देखा कि ऐसी ई कोलाई के पास क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये वायरस को अटैक नहीं करने जा रहा। अगर हमें पता चल जाए तो हम हमारे लिए भी ऐसी कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं। ठीक है ना, जब ई कोलाई में अब देखा गया तो ई कोलाई में क्या आइसोलेट किया गया, आर ई को आइसोलेट किया गया। क्या आइसोलेट किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया गया कि ऐसा कोई एंजाइम है जो वायरस जब आता है तो ये क्या करता है, ये वायरस के डीएनए को क्या कर देता है, चॉप कर देता है और उसे जगह कट कर देता है और वायरस को अटैक नहीं करने देता। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान रखना, ये आरई जो है एक पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करती है। क्या है, एक पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की खासियत क्या है, ये 5' to 3' एंड 3' to 5' दोनों डायरेक्शन में सेम रीड होती है। अभी आगे मैं बताती हूँ उसके बारे में, है ना। तो जो जहाँ इसको ये पर्टिकुलर सीक्वेंस मिलेगी ये आ रही जाएगा और वहाँ कट कर देगा। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि why it do not cut its own DNA।
भाई खुद ई कोलाई के डीएनए को कट क्यों नहीं करा? वहाँ पे भी तो सीक्वेंस वैसी मिल सकती है, सीक्वेंस है, कहीं भी मिल सकती है ना। तो यहाँ पे कुछ इसके पास मॉडिफिकेशन सिस्टम पाया गया, है ना, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। क्या मॉडिफिकेशन था इसके पास? इसने क्या किया, इसकी जो साइट थी आर की, जो भी रिकॉग्नाइज साइट इसके पास भी अगर होगी, वहाँ पे क्या कर दिया, मिथाइलेज एंजाइम या मिथाइलेशन कर दिया, मिथाइलेशन कर दिया। वहाँ पे क्या ऐड कर दिया, CH3 ग्रुप ऐड कर दिया। तो अब ये साइट डिफ़र हो गई ना ओरिजिनल साइट से, ठीक है ना, ये साइट डिफ़र हो गई ओरिजिनल साइट से। तो इस तरह से वो अपना और बाहर के डीएनए को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा था, समझ आए। So one of these added methyl group to DNA while the other cut DNA. The later was called the restriction endonuclease. समझ आई स्टोरी, है ना। तो देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, क्यों ना हम इसको आइसोलेट करें और इसे यूज़ करें फॉर आर पर्पस, इस एंजाइम को आइसोलेट करें। इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड दी मॉलिकुलर सीजर्स। वाई दे आर कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर्स? बिकॉज ये मॉलिकुलर लेवल पे जाकर कट करता है। So the first restriction endonuclease was HIND2। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, है ना, याद रखना। Whose functioning depend on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. It was found that HIND2 always cut a DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair, ठीक है। This specific base sequence is known as the recognition sequence for HIND2, okay? क्या बोलते हैं इसको, रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। Besides HIND2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequence. The convention for naming these enzymes in the first letter of name comes from the genus। तो हमेशा कैसे नेमिंग करते हैं, जैसे कि इसके लिए बात कर रहे हैं इको R1 में, है ना। तो इको R1 में फर्स्ट नेम किससे आता है, जीनस से, दैट इज एस्टरेशिया, है ना। ओके, फर्स्ट नेम कम्स फ्रॉम जीनस एंड सेकंड 2 लेटर कम्स फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड, दैट इज कोलाई, ठीक है। RY एंड 13। सो R यहाँ पे किससे डिराइव हुआ है, फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्ट्रेन और था। रोमन नंबर following the name indicate the order in which the enzyme were isolated from that strain of bacteria, ठीक है। उस स्ट्रेन से कब कौन से नंबर में आइसोलेट किया, उसके हिसाब से रोमन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, समझ आया। तो इको R1 नाम दिया गया, ठीक है बेटा। ऐसे ही ये HIND2, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, दे बिलोंग टू अ लार्जर क्लासेस ऑफ एंजाइम कॉल्ड द न्यूक्लियसेस, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियसेस। 2 तरह के न्यूक्लियसेस होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, अनदर इज एंडोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब क्या, बाहर बाहर, मतलब क्या करेगा, मान लो ये कोई सीक्वेंस है जिसको ये रिकग्नाइज करता है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, बाहर की तरफ कट करेगा, पूरी सीक्वेंस के एंड्स पे कट करेगा। क्या है, इट रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, वेयर एज एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस सेम ये मान लो सीक्वेंस है, तो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, अंदर की तरफ कट करेगा, यहाँ समवेयर, है ना। सो इट मे कट एज स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए, दैट पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है। तो एक्सो एंड्स पे कट करेगा, एंडो बीच में कहीं कट करेगा, समझ पा रहे हो, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, एंडो जब कट करता है, एंडो जब बीच में कट करता है तो 2 तरह के एंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे बताती हूँ थोड़ा सा, या फिर यहीं पे मैं बताती हूँ। 2 तरह के एंड्स प्रोड्यूस करता है, एक को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स और एक को हम बोलते हैं ब्लंट एंड्स, ठीक है। मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल इको R1 क्या किया, इसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है GAATTC 5' to 3' 3' to 5', अगेन GAATTC। देखिए दोनों तरफ से सेम रीड हो रहा है ना, ठीक है। अब इसने कट करता है ये G और A के बीच में, यहाँ भी कट किया G और A के बीच में,
जब ये यहाँ से कट करेगा तो देखिए क्या क्या बनेगा, 5 प्राइम G, 3 प्राइम, क्या बना C T T A A G। एक तो ये एंड बन गया और दूसरा एंड क्या बन गया, A A T T C, और यहाँ पे ये। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फ्लैंकिंग रीजन बन रहा है। क्या बन रहा है, फ्लैंकिंग, है ना। ये क्या होता है, फ्लैंकिंग रीजन। अगर ये एक दूसरे के पास आए ना, बिना किसी एंजाइम, बिना किसी के हेल्प से फटाफट से एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि ओवर हैंग कर रहे हैं, फ्लैंक कर रहे हैं, समझे। इसलिए इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। जबकि ब्लंट एंड जो है, ब्लंट एंड पे सपोज एक सीक्वेंस है लाइक C C C G G G, तो इस सीक्वेंस में क्या होगा, कहाँ कट करेगा, ये कट करेगा एकदम मिडल में, बीचों बीच कट अंदर ही कर रहा है। ये दोनों ही एंडोन्यूक्लियस है, बट कहाँ कट कर रहा है दैट ऑल्सो डिपेंड्स, ठीक है। तो अब इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, समझे, ब्लंट एंड बने, ओवरहैंग कुछ नहीं कर रहा है, गॉट इट, समझे। सो यहाँ पे देखिए, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ DNA सीक्वेंस। Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to DNA and cut each of 2 strands of double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone, है ना। कहाँ पे कट करेगा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और उसमें क्या करेगा, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो उसमें कहीं ब्रेक कर देगा, ठीक है। Each restriction endonuclease recognize a particular palindromic nucleotide sequence in a DNA, समझे। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या किया, जैसे कि मान लो ये वेक्टर DNA है, मतलब सर्कुलर है, आप इसे समझिए। अब भाई इसके अंदर कट करने, इसके अंदर फॉरेन DNA को इंसर्ट कराना, तो इसे भी तो कट करना पड़ेगा। तो इसको भी इको R1 से ट्रीट कराते हैं, और जो फॉरेन DNA है हमारा उसको भी इको R1 से। क्यों ट्रीट कराना है दोनों को सेम एंजाइम से, ताकि सेम एंड्स प्रोड्यूस हो और ये दोनों एक दूसरे से बाइंड हो जाए, समझे पॉइंट। क्यों सेम से कर रहे हैं, ताकि सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स प्रोड्यूस हो। तो देखिए इको R1 ने यहाँ पे काटा GA के बीच में, यहाँ पे भी GA1 के, तो देखिए यहाँ पे एक स्टिकी एंड्स बन गया लाइक दिस वन। ऐसे ही यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी बना, और ये दोनों फ्रेगमेंट्स जो है वो जॉइन हो गए, और एट लास्ट एक वेक्टर के अंदर या प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन DNA इंसर्ट हो गया। आई बात समझ में, चलिए। So do you know what palindrome are? These are the group of letters that form the same word when read from both forward and backward, है ना। मलयालम या मलयालम, मतलब कैसे भी डायरेक्शन में रीड करो सेम रीड होते हैं। As against a word palindromic where the same word is read in both direction, the palindrome in DNA is a sequence of base pair that read same on 2 strands when orientation of reading is kept the same. For example, the following sequence reads the same on the 2 strand in 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. दोनों डायरेक्शन में वो सेम रीड हो रही है। Now restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of the palindromic site, but between the same 2 bases on the opposite strand, ठीक है। This leaves a single stranded portion at the end. There are overhanging stretches called sticky ends on each strand, है ना। sticky ends प्रोड्यूस हुए। These are named so because they form the hydrogen bond with their complementary cut counterpart. जैसे उसके पास complementary आया वो एकदम फटाफट से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए उनको हम sticky ends बोलते हैं। This stickiness of ends facilitate the action of enzyme DNA ligase. Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA, which are composed of DNA from different sources or genomes. When cut by same restriction enzyme, the resulted DNA fragments have the same kind of sticky ends, and these can be joined together using DNA ligase. जो भी अभी मैंने बताया ना वो सब वो ही बोल रहा है। तो देखिए फॉरेन DNA को, वेक्टर DNA को, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम ट्रीट कराएंगे। जो कट लगेंगे उनको लाइगेस से हेल्प से ज्वाइन कराएंगे, और जब ये रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा तो उसको एक होस्ट सेल के अंदर हम डाल देंगे और उसे ग्रो करने देंगे। दिस इज आर DNA टेक्नोलॉजी, सिंपल वन। ओके, समझ आया यहाँ पे। ओके चलिए, अब वो बोल रहा है कि यू मे हैव रियलाइज दैट, अब हमने क्या किया, DNA के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना लिए।
अब फ्रेगमेंट्स तो बना लिए, पर उन फ्रेगमेंट्स को हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा। मतलब ऐसे आप ऐसे समझो कि एक कंटेनर में बहुत सारे छोटे 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 डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, हमें तो एक फ्रेगमेंट को एक वेक्टर डीएनए के साथ अटैच करना है, तो मुझे उनको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो हाउ आई विल डू सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, वो कैसे करेंगे, मतलब वेक्टर के साथ ज्वाइन करने से पहले आई हैव टू सेपरेट दैम। कैसे करेंगे? द कटिंग ऑफ डीएनए बाय restriction endonuclear result in the fragmentation of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. very 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 important technique और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनता है, ठीक है। Since DNA fragments are negatively charged molecule, they can be, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये DNA fragments है ये अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, कोई बड़ा साइज़ का कोई छोटा साइज़ का हो सकता है, ठीक है। तो ये डीएनए फ्रेगमेंट ये एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ये एक जेल बना होता है जिसमें हमने वेल्स क्रिएट होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए को लोड करते हैं। हम क्या करते हैं, लोड डीएनए करते हैं, डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स है। इसका एक एंड यहाँ पे तो जुड़ा होता है किसके साथ, कैथोड के साथ, और ये एंड जुड़ा होता है एनोड के साथ, है ना। और पूरा एक सर्किट बना रहता है लाइक दिस, ठीक, उसमें सोल्यूशन में रहता है, राइट, ओके। डीएनए को कैथोड की तरफ लोड किया जाता है, क्यों? क्योंकि डीएनए कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एंड कैथोड भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। एनोड कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, जब नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ लोड होगा तो ये रेपल करेंगे और ये भागेगा पॉजिटिव की तरफ, तो ये आसान होगा उसको रन करवाना डीएनए को, ठीक है। देखो तो वो ये वहाँ पे बोल रहा है, so DNA fragment are negatively charged molecule. They can be separated by forcing them to move towards the anode using an electric field through a medium or matrix. Nowadays the most commonly used matrix is agarose, which is a, याद रखना, agarose gel होता है, ठीक है, which is a natural polymer extracted from seaweeds. seaweed से ये extract होता है। The DNA fragments separate according to their size through a sieving effect provided by the agarose gel. उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं एग्रोस, जिसमें से डीएनए आइसोलेट होता है। अब ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा साइज़ का डीएनए होगा या जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा या जो सबसे थिक होगा, बड़ा होगा, वो पीछे ही रह जाएगा, और जो सबसे थिन होगा ना वो सबसे आगे। ये थिन है ना, या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल मॉलिकुलर वेट का है, तो ये सबसे आगे भाग जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। एक रेसिंग में जो पतला है वो बहुत फास्ट भागेगा, और कोई पर्सन अगर बहुत हेल्दी है तो वो पीछे रह जाएगा ना, वो इतना फास्ट नहीं भाग पाएगा। द सेम इज़ हियर, राइट, ओके। एक्चुअली तो थिंग इज़ व्हाट कि डीएनए का साइज़ बड़ा है तो वो पोर में से अच्छे से निकल नहीं पाता फास्ट, इसलिए वो पीछे ही रह जाता है, और जो छोटा साइज़ है वो बहुत फास्टली वहाँ से मूव कर पाता है और वो आगे चला जाता है, ठीक है। Hence, the smaller the fragment size, further it moves, okay. Now, the separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with the common compound known as ethidium bromide. अब DNA हमें ऐसे दिखाई नहीं देता है, बट DNA को देखने के लिए हमें इसको किस डाई के साथ स्टेन करना होता है, ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये DNA के स्ट्रैंड में जाके मतलब इंसर्ट हो जाती है, पूरी उनके साथ बाइंड हो जाती है। और उसके बाद हम इसको कैसे देखेंगे, इट इज़ फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, यानी कि क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू, ओके। क्या करेंगे, यूवी रेडिएशन के अंडर में जब हम देखेंगे फ्रेगमेंट्स इन विजिबल लाइट एंड तो यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड। तो ETBR कैसा देता है, ऑरेंज कलर के बैंड्स हमें दिखाई देते हैं, तो हमें यहाँ से ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे, ठीक है। ऑफ डीएनए ना इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। The separated bands of DNA are then cut from the agarose gel and extracted from the gel piece. हम क्या करेंगे, मान लो ये है तो इसके चारों तरफ हम कट लगाएंगे नाइफ की हेल्प से, और इस वाले पीस को हम आइसोलेट कर देंगे कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर डीएनए चाहिए, ठीक है। मुझे सारे डीएनए नहीं चाहिए, मुझे ये वाला डीएनए चाहिए। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। व्हाट डू यू मीन बाय इल्यूजन? इज कटिंग ऑफ द डीएनए फ्रॉम द जेल पीस एंड आइसोलेटिंग। The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector. और बाद में इस DNA को हम cloning vector के साथ join कराकर एक recombinant DNA बना सकते हैं। So यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, ठीक है ना, कि क्या टूल्स हैं। नेक्स्ट बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, एंड ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज़ पोस्ट योर क्वेरी इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए बाय, और बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी।